जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आप अगर रेलवे में कोई भी फॉर्म भरने जा रहे हैं, चाहे एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ या फिर टीटीई, तो आपको अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट के मायने क्या है और कब का होना चाहिए और किसका साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मुख्य रूप से जब कास्ट सर्टिफिकेट की बात आती है तो हम SC ST को ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम EWS भी लिख लिया है, क्योंकि EWS का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ जनरल वालों के लिए ही बनता है, SC ST वालों के लिए नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर लिया है कास्ट सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि ये कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए और इसके जो अथॉरिटी है वो कौन होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले SC ST की बात कर लेते हैं। तो SC ST में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल इसका होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट में ही बनता है, लेकिन उसमें दो टाइप का बनता है। तो अगर आपके पास पहले से कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको ज़रूरत है कि एक और बनवा लो, और वो है मॉडिफिकेशन। और हाँ, अगर आपने फॉर्म स्टेट लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट से भर दिया है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बनवा कर रखना, DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट रखना, और ये अपडेटेड होना चाहिए। कोशिश करना कि आपका 2 साल, 4 साल, 6 साल पुराना रहे तो अच्छा है, लेकिन हाँ, ये आपका कितना भी पुराना है इससे ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है। SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में ध्यान रखना। अब ये आते हैं कि इस पे साइन किसका रहेगा। तो साइन देख लेना, इस पे जो साइन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर ADM यानी अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर या फिर सब डिविजनल ऑफिसर जहां उस एरिया के, या फिर तहसीलदार। ध्यान रखना, तहसीलदार के नीचे एक नायब तहसीलदार है तो उनका नहीं चलेगा। ये आपका तहसीलदार लेवल से कम लेवल का ऑफिसर्स का उस पर साइन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने OBC कैंडिडेट पर। तो ये OBC की जब हम बात करते हैं तो ये हम नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं को ही 27% का आरक्षण मिला हुआ है। हम क्रीमी लेयर की बात नहीं करते क्योंकि क्रीमी लेयर ऑलरेडी वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। वो जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो अनरिजर्व की वैकेंसी में ही अपने एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो इनका भी देख लेते हैं। तो इनका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। स्टेट वाला अगर होगा तो उसको बदल के सेंट्रल का बनवा लेना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे बनता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC का, ये आपका ऑनलाइन भी बनता है, ऑफलाइन भी बनता है। ऑनलाइन बनाने में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए उसी ऑफिस में अप्लाई करते हैं जहां ये DM ऑफिस का ऑफिस है। तो वहाँ पे के कर्मचारी आपके एप्लीकेशन के आधार पे उसको बना करके उस पर ये जो इशूइंग अथॉरिटी है, जो DM और तहसीलदार हैं, इनके सिग्नेचर लेकर के आपके यहाँ घर पर पहुँचाएंगे, और उस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, जो कि वो सही नहीं है। और आपको तुरंत चाहिए तो आप उस ऑफिस में ऑफलाइन जाओ, एक फॉर्म भरो और वहाँ के बाबू क्लर्क के साथ में एक कप चाय पियो। आपका अगर जान पहचान है तो 2 दिन में या 1 दिन में या 5 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा। और उसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसी कास्ट सर्टिफिकेट को आपको मॉडिफाई करके दे देंगे। आपको लेके जाने की ज़रूरत है अपने आधार कार्ड, आपके फ़ोटो, और आपका जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल वाला, वो आप लेके जाओ। आपका 2 से 5 दिन में आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा OBC NCL का कास्ट सर्टिफिकेट। अब हम आते हैं EWS सर्टिफिकेट। तो ये जनरल यानी सामान्य श्रेणी के उन बच्चों को मिला हुआ है जिनके
परिवार की जो मुखिया की आय है 8 लाख प्रतिवर्ष से कम है, तो वो लोग अपने EWS सर्टिफिकेट के साथ में अगर रेलवे में फॉर्म भरते हैं या फिर सेंट्रल लेवल के कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सकता है, वो भी 10% का। तो ये कैसे बनता है? ये स्टेट में ही बनता है। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जो स्टेट लेवल का है या सेंट्रल लेवल का बनता है EWS, तो बता दें कि आपका जो स्टेट लेवल का ही EWS सर्टिफिकेट बनता है, ये सेंट्रल लेवल का नहीं बनता है। ठीक है। और आपका कोई बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप EWS का फ़ायदा लेने जाते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि ये जो जनरल का ये जो EWS का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ सामान्य श्रेणी के बच्चों को ही मिलता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं SC ST या OBC में नहीं आता हूँ, मैं जनरल में आता हूँ और जनरल में हमारी ये कास्ट है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तभी आप EWS का फ़ायदा उसमें आप ले पाएंगे। इसके बाद ये आते हैं कि ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 है, तो आपका EWS का सर्टिफिकेट 1 साल पुराना यानी 9 अप्रैल 2023 से पुराना का नहीं होना चाहिए। 1 साल पुराना ये चलेगा। इस पे साइन किसका रहेगा? तो ये DM रहेंगे या ADM अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या फिर SDO। यहाँ पे तहसीलदार नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे तहसीलदार है, यहाँ पे तहसीलदार यहाँ पे तहसीलदार नहीं है। तो ये था हमारा एक वीडियो जो बताने का था कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस टाइप का होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके से रेलवे से रिलेटेड नई और एकदम रियल जानकारी देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।